गुड मॉर्निंग बेटा। चलो पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। कल टॉपिक में कुछ छोटा सा पोर्शन रह गया था, तुम बता रहे थे अन्य तथ्य में कुछ, है ना। फिर शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। वो जो रह गया वो सिर्फ रीडिंग करने भर का है, मैं भी करवा दूंगी, पर शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से, फिर लास्ट में उसके वो 4-5 पॉइंट में टिक मार्क करा दूंगी। देखो अब इस किताब में ये टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था हरियाणा जीके। टारगेट था हरियाणा के जितने एग्ज़ाम हों उनमें 1/4 नंबर अकेला लेके आएगा ये, 1/4। 100 क्वेश्चन आए तो 25, 90 आए तो 22-23 का ये अकेला रहेगा। ये बेटा एक दिन में तैयार होने का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि तुमने कभी ना स्कूल में सुना ना पढ़ा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो फिर भी हम सुन के आते हैं, इसमें तो हम ब्लैंक होते हैं, ज़ीरो होते हैं। इसीलिए एक बार पहले ये पूरा गो थ्रू होना चाहिए, फिर जब एग्ज़ाम आएंगे ना तो तुम्हें ये आसान लगेगा। आज मैं देख रही थी इसका मैक्सिमम सिलेबस मैंने अपनी तरफ से कवर करा दिया। अब तुम्हारी एप्लीकेशन पे ये सारी क्लासेस फीड हैं, तो जब तुम्हें लगे कि हमें ये वाला टॉपिक देखना है अपनी एप्लीकेशन से देख सकते हो। जिस दिन एग्ज़ाम का फाइनल हो जाएगा ना कि कब है हरियाणा का एग्ज़ाम कोई भी, तब मैं फिर हरियाणा के करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी सिर्फ। उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होगा कि हम एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ें। अभी मैं देखो इस एक गांधी के वाले टॉपिक पे कम से कम 5-6 क्लास मैंने ले ली, वो पूरी कहानी तुम्हें समझा दी। तब इतना टाइम होगा नहीं बेटा, तब रिवीजन का टाइम होगा, तब हम दिन में 2-2 टॉपिक करके आया करेंगे। उस टाइम सिर्फ ये पढ़ेंगे। अब फिलहाल में हर चीज़ को मैं इसीलिए डिटेल से पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हारे पास भी समय है, तुम उसको यूटिलाइज कर लो, समझ लो। फिर उस टाइम पे सिर्फ पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे और करंट अफेयर्स कर लेंगे। तो इसी सीरीज़ में आज मैंने देखा हमारा लगभग 80% के आसपास टॉपिक हमने पढ़ लिए जो एग्ज़ाम में आने वाले थे। अब छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, उनको भी एक एक करके निपटाना शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का कल्याणकारी योजनाएं। तुम जानते हो सरकारें 2 स्तर पर काम करती हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली और एक स्टेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है ना प्रोजेक्ट, वो हर राज्य के लिए बराबर होते हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सब पे लागू करते हैं। लेकिन क्योंकि हम हरियाणा स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए मैटर करेंगी स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं। अब हरियाणा सरकार या कोई भी सरकार जब जनहित के काम करती है, तुम्हारे मेरे हित के, तो वो कुछ टारगेट बनाती है। जैसे ऐसे नहीं कुछ भी कर दिया, वो कैटेगरी बनाती है अलग अलग। जैसे सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हमारे राज्य के वृद्ध लोगों के पास क्या कुछ है, क्या उन्हें चाहिए। तो वृद्धों को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है बेटा, कमा के नहीं खा सकते, इनको पैसे चाहिए। खर्चा तो हर आदमी का है ना, जब तक सांस है तब तक खर्चा है। तो इसलिए वृद्धों की पेंशन के ऊपर काम करना ये पहली जिम्मेदारी है। तुम जवान हो, आज नहीं तो कल तुम कुछ ना कुछ कमा के खा लोगे, चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हें। लेकिन एक 80 साल का, 65 साल का, 70 साल का आदमी बेटा शरीर से लाचार होने लगता है। फिर वो इतना ताकतवर नहीं है कि जाके वो मजदूरी कर ले या कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम मिल जाए या नौकरी की तैयारी कर ले। तो सबसे पहला ध्यान सरकारें देती हैं अपने बुजुर्गों के ऊपर। और इन बुजुर्गों को, क्योंकि पैसे से हर चीज़ है, तो पहली चीज़ है बुजुर्गों की पेंशन। तो वृद्धावस्था पेंशन बांधी गई हमारे हरियाणा में। और अच्छी बात यह है कि ये पता नहीं सच है कि झूठ है, तुम देख सकते हो कि हर महीने की 7 तारीख से पहले वृद्धों की पेंशन उनके खाते में आ जाती है। सच बात है ये। चलो ऐसा क्योंकि लिखा था, अब है कि नहीं है वो तुम देखो। क्या था बेटा? चलो 5, 7, 10 बेटा, सरकार अगर 7 का दावा कर रही है और 10 तक दे दे तो सोचो बहुत अच्छी बात है। ना दे फिर क्या कर लेंगे, 4 महीने ना दे। तो सरकार का ये कहना है कि हम वृद्धावस्था पेंशन इतनी देंगे कि तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब मान लो वृद्ध बीमार हो गया तो वो 2,5-3 हज़ार में तो काम चलना नहीं। तो इसीलिए सरकार स्वास्थ्य की अलग से बीमा की योजनाएं लाती है। स्वास्थ्य के लिए भी योजनाएं हैं जिसमें 5 लाख तक का, 1 लाख तक का, सुने होंगे ना, ये प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की, राज्य की अपनी, ये सब करती है। इसके अलावा अब जो सुन लेंगे ना उनको योजनाएं लगेंगी आसान, अदरवाइज ये बोरिंग टॉपिक है बेटा, पर अगर समझ लोगे तो आसान दिखेगा। वृद्धों के बाद एक बड़ी परेशानी होती है उन लोगों को जो दिव्यांग है।
क्योंकि जो अपाहिज है, अपंग है, वो बेचारा कहाँ जाए। अब ठीक है, कोई माँ बाप पढ़े लिखे अपने बच्चे को सोचते हैं यार पढ़ा लिखा दें, नौकरी पक्की करवा दें ताकि उसको ज़िंदगी भर हमारे बिना भी इसकी ज़िंदगी कट जाए, वो तो है पॉजिटिव। लेकिन बहुत सारे दिव्यांगों पे तो ध्यान ही नहीं देते ना, अनवांटेड मान के, तो वो कहाँ जाएं। उनके लिए भी सरकार ने पेंशन का जुगाड़ कर रखा है, लेकिन उससे पहले थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं। दिव्यांगता का एक मेडिकल ऑफिसर से, जिनकी एक टीम बैठती है, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर से बनेगा बस, उनसे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि भाई इस बच्चे के या इस इंसान के शरीर में इतने % दिव्यांगता है। अमूमन 40% से ज़्यादा का जिसका वो सर्टिफिकेट बन जाता है, वो फिर बहुत सारे फ़ायदों के हकदार बन जाते हैं। डॉक्टर्स की टीम आप जानते हैं बहुत बार पैसे लेके भी गड़बड़ कर देती है, बहुत बार गरीब लोगों के नहीं भी बन पाते हैं। पर सरकार ने कर रखा है कि मेरे यहाँ कोई, हमारे हरियाणा में अगर दिव्यांग है तो उसको भी एक तरह की पेंशन मिलेगी ताकि उसको दिक्कत ना आए। कल को दिव्यांग के माँ बाप ना रहें, मर जाएं, कुछ अनाथ हो जाए, तो भी उसका गुजारा भत्ता लायक उसको पेंशन दे देंगे। चौथी इसमें चीज़ आती है, जो हमारे समाज में कुछ महिलाएं विधवा हो जाती हैं, पर ये सिर्फ एप्लीकेबल है 18 साल प्लस। अब किसी ने अपनी बेटी की शादी 16 में कर दी और उसका हस्बैंड गुजर गया, तो उसको ये पेंशन नहीं मिलेगी। विधवा पेंशन इसलिए रखी गई क्योंकि सब लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती थी। अगर किसी की शादी हुई, विधवा हो गई, मान लो उसके बच्चे भी नहीं हैं और वो दूसरी शादी भी नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या करे, ऐसी महिलाओं के लिए विधवा पेंशन स्कीम चला दी। तो ये पेंशन ना कम से कम इतना कर देती है कि भीख ना मांगनी पड़े। आदमी बिल्कुल ये ना हो कि क्या करे, हाथ फैला रहा है रोटी के लिए भी। भाई कोई भी इंसान जिसको 3-4 हज़ार मिलते हों, उसको कोई भी अपने यहाँ 2 रोटी दे देगा, लालच में ही सही, ताऊ चाचा सही, रिश्तेदार सही, रोटी खा लेगा, वो भूख से नहीं तड़प के मरेगा। तो इस तरह की पेंशन्स चला के सरकार ने इन लोगों को, चाहे वो दिव्यांग हों, विधवा हों या बुजुर्ग हों, इनको फ़ायदा दिया। अब प्रॉब्लम आई तुम जैसे लोगों की, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें अगर रोज़गार नहीं मिला तो फिर क्या करें। फिर तुम लोगों के लिए बेरोज़गारी भत्ता, एक तरह की ये भी पेंशन टाइप ही है। भत्ता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यंग को मिल रहा है। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आई सरकार, सक्षम योजना, जिसमें ये तुम्हारी तरह जो 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पीजी करके आए, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके लिए अभी इस सरकार ने और बढ़ा दिया ना, 900 से 1200 कर दिया, 1500 से 2000 ऐसे बढ़ा दिया, मैं वो लिखवा दूंगी। सक्षम योजना चला दी। ये पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए एक तरह से, उन्हें अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो उन्हें भत्ता मिल जाएगा, पर इसके तहत उन्हें काम करना पड़ेगा। सरकार काम लेगी कुछ घंटे का और उसके बदले में आपको ये दे देगी। तो तुम में से कई सोचेंगे तो ज़िंदगी ऐसी कट जाए तो बढ़िया। तो ये लिख दिया कि 3 साल से ज़्यादा किसी को सक्षम का प्रोजेक्ट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, यानी 3 साल तक जुगाड़ है बस ये, वो 2-4 हज़ार रुपये तक का, जिंदगी भर का जुगाड़ नहीं है। तो देखो, पढ़े लिखों का ध्यान रखा, विधवाओं का, दिव्यांगों का, वृद्धों का, और स्वास्थ्य में सब इंक्लूड होंगे, सब लोग इसमें, जवान भी आ सकते हैं, बूढ़े भी, SC ST OBC महिला सब इंक्लूड होंगे। फिर एक क्वेश्चन आया कि हरियाणा में जैसे जो SC हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, क्या इनके लिए भी कुछ योजनाएं हैं। तो हर स्टेट में आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, पता है ना ये सबको। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर SCs के लिए कई योजनाएं चलाई गई, जिनमें किशोरों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। तो एक तरह से यहाँ सब सेफ हैं। सरकार का बहुत सारा पैसा जो तुम और मैं देते हैं टैक्स के नाम पर, वो इन्हीं योजनाओं के पैसे इकट्ठे करने में खर्च हो जाता है। तो सरकार ने सबके लिए योजनाएं बना दी। अब हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसका मेल फीमेल का रेशो सबसे खराब था। हरियाणा में पूरे देश में 1000 आदमियों के मुकाबले 879 महिलाएं थी। इतने खराब आंकड़े को ठीक करने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे सबसे बड़ी बात थी कि लोगों के दिमाग में ये भरा जाए कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करानी, तो लड़कियों की कन्या भ्रूण हत्या ना हो माँ के गर्भ में, इसके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा। तो 2015 में, अब तो 10 साल होने को आ गए, जनवरी आ जाएगा अब, 2015 में 22 जनवरी 2015 हमारे मोदी जी पानीपत आए। 10 साल बीत गए बेटा। तब तुम सोचो, अगर तुम 20 के हो तो 10 साल के थे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और यहाँ आके उन्होंने, बहुत कड़कड़ाती ठंड थी 22 जनवरी को, इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बेटी बचाओ। उसके साथ फिर उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना की, लड़कियों के खाते खुल सकें जिनमें कम से कम 250 रुपये महीने के या सालाना 1.5 लाख रुपए कोई भी जमा करा सके। तो एक तरह से लड़कियों के लिए कन्या की भ्रूण हत्या ना हो, इसके लिए प्रोजेक्ट आए।
कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है लड़कियां कोई दिक्कत नहीं है, लिंगानुपात बराबर हो जाए, पर बुढ़ापे में क्या होगा? ये कई क्वेश्चन था कई लोगों का कि अगर हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं तो हमारी गारंटी कौन लेगा अगर बेटा नहीं है तो। अब अगर बेटे अगर बढ़ रहे हैं, बेटियों के चक्कर में बेटियां बढ़ती जा रही हैं, एक बेटे की चाह में, तो जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी तो नुकसान है। फिर सरकार ने कहा आप चिंता मत करो, जिसके घर में सिर्फ बेटी बेटी है ना, उनके लिए हम लोग जब उनकी उम्र 45 साल हो जाएगी और 60 साल तक, तो इन लोगों की सुरक्षा के लिए हम एक तरह का भत्ता देंगे सिर्फ लड़कियों के माँ बाप को, कि जिनकी 2 बेटियां ही बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, कि अगर मान लो माँ बाप अपंग हो गए, चोट लग गई, कुछ दिक्कत हो गई, तो 45 साल से 60 साल तक इनको सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। फिर तुम कहोगे 60 के बाद पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन मिल जाएगी ना 60 के बाद, यानी 45 के बाद उसके माँ बाप को सरकार कहती है हम इतना ज़रूर कर देंगे कि भूखे नहीं मरोगे। तो इस तरह से सरकार ने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट चलाए हैं। ये सब उनके लिए है जिनके पास सिर्फ बेटी बेटी हैं, बेटा नहीं है, ताकि जनसंख्या ना बढ़े और लड़के लड़की का अनुपात भी ठीक हो जाए। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स आए। फिर सरकार गरीबों की बेटी की शादी में अगर वो जाके कार्ड दिखा के वहाँ और एक एप्लीकेशन लिख देते हैं, जिसको अपने गांव के सरपंच से वो एक तरह से स्टैंप होती है, मोहर, फिर जाके डिपार्टमेंट होते हैं बेटा इनके अलग अलग नोडल बोलते हैं उसको, उनकी जिम्मेदारी, वहाँ जाके अपनी बेटी की शादी का कार्ड प्लस वो पंचायत के जो वो स्टैंप वाली रसीद और अपना सालाना इनकम मेरी इतने से कम है इस बात का प्रमाण पत्र लगा के जमा करा दें, तो उनको अपनी बेटी की शादी से 3 दिन पहले 3 डेज पहले कोशिश करते हैं हफ्ता पहले एक अमाउंट रिलीज कर दिया जाता है, अमूमन 51,000 के आसपास का, ताकि गरीब आदमी की बेटी की शादी में बेसिक चीज़ हो जाए। देखें तो 51,000 में आज कुछ हो नहीं सकता, पर अब सरकार बेटा 5-5 लाख कहाँ से देगी? तुम जरा मुझसे ही लेगी, फिर टैक्स बढ़ेगा। तो कहते हैं मिनिमम इतना कर देंगे कि अगर आपने बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो 51,000 रुपये आपकी बेटी की शादी में सरकार दे देगी। ऐसे सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं। जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, 7 बीमारियों से बचाने के लिए 7 तरह के टीके लगाने थे बच्चों को, जिसमें डीपीटी है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी जिसे कहते हैं, कुत्ता खांसी भी कह देते हैं, वुपिंग कफ भी कह देते हैं, और इसमें पोलियो का और टीबी का, खसरे का, मीजल्स जिसे कहते हैं, इस तरह की बीमारियों से बचाने के बच्चे को वैक्सीनेशन देना, यानी उसको जिसको हम इंजेक्शन कह देते हैं वही छोटे बच्चे को, ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो अगर ध्यान से देखें तो सरकार बच्चों के लिए भी काम कर रही है, बेटियों के माँ बाप के लिए भी काम कर रही है, बुजुर्गों के लिए भी काम कर रही है, दिव्यांगों के लिए भी काम कर रही है, विधवाओं के लिए भी। अब हमारे जो खट्टर साहब थे, इन्होंने खुद शादी नहीं की, तो इनके टाइम में एक विधुर पेंशन योजना भी चला दी कि जिसकी भाई पत्नी मर गई हो उसको भी तो पैसे मिले। तो ये हम पहला राज्य हैं जिसने विधुर पेंशन योजना चलाई कि भाई बेचारे विधुर को भी पेंशन दो। हरियाणा देश में ऐसा कभी किसी ने सोचा थोड़ी होगा, पर यहाँ का सीएम इस तरह का था, उसने कहा नहीं विधुर की भी पेंशन होनी चाहिए। तो विधवा के साथ साथ विधुर पेंशन देने वाला हम हरियाणा देश का पहला राज्य बने। आ गए समझ में ये? हाँ, जितनी विधवा पेंशन है उतनी ही विधुर पेंशन है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा, किताब उठाओ। अब बेटा विधवा, अब तू अभी उसमें नहीं आएगा, चिंता मत कर, अभी तेरी उम्र नहीं है। चलो निकालो पेंशन, ये मिलेंगी लास्ट के आसपास, देखो पेंशन्स 228 पर कल्याणकारी योजनाएं होंगी, 228 पर है कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स। चलो देखो हरियाणा सरकार की नवीनतम में 10 साल पुरानी भी लिखनी पड़ती है क्योंकि वो आती हैं बेटा एग्जाम में। पहली देखो सक्षम हरियाणा योजना। ये सक्षम हरियाणा किसके लिए है? पढ़े लिखे बेरोजगार। सरकार कहती है अगर हमने रोजगार नहीं दिया कोई बात नहीं, कितने साल तुम्हें भत्ता देंगे? 3 साल। जिंदगी भर बैठ के नहीं खा पाओगे इसमें, सिर्फ 3 साल। वो 3 साल चाहे 12वीं के बाद वाला ले लो, चाहे ग्रेजुएशन वाला ले लो, चाहे पीजी वाला, मिलेगा सिर्फ 3 साल, क्योंकि वहाँ आधार कार्ड नंबर होगा बेटा, बार बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी सरकार। चलो सक्षम हरियाणा पढ़ लो। ये योजना हरियाणा के बेरोजगार युवाओं, लेकिन इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अंडरलाइन कर लो, बेरोजगार युवाओं, पेज 228 पर।
को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। यहाँ फटाफट से लिखो, इसमें 1 नवंबर 2016 से सिर्फ 3 साल तक लागू, वो 3 साल कभी भी ले सकता है कोई भी। 1 नवंबर 2016 से केवल 3 वर्ष तक लाभ ले सकते हैं। अब इसमें ना ये जो सरकार है, अब नई सरकार है ना, ये बीजेपी की तीसरे टेन्योर की, इसने रुपए बढ़ा दिए क्योंकि बेटा महंगाई भी तो बढ़ गई ना। फटाफट से लिख लो यहाँ, 12वीं पास अगर भत्ता ले तो 1200 प्रति माह मिलेंगे। 12th पास को 1200 प्रति माह, ग्रेजुएट को 2000 रुपए प्रति माह, ग्रेजुएट को 2000 रुपए, और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है एमए एमकॉम टाइप का, उसको 3500 रुपए प्रति माह, 3500 प्रति माह। ये अगस्त 2024 से हुई है, अभी हुई है, ये लिख लो अगस्त 2024। ये मुफ्त बैठे बैठाए नहीं मिलेंगे, वो काम पे बुलाएंगे, काम देंगे तुम्हें सरकारी दफ्तर में, काम के बदले देंगे। दोबारा सुन लो, 1 नवंबर 2016 से प्रारंभ हुई और ये पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए है। इसमें अभी अगस्त 2024 में रुपए बढ़ा दिए। 12वीं पास के कितने कर दिए? 1200, ग्रेजुएट के 2000 और पीजी वाले के 3.5। पहले बेटा ये 900, 1500 और 2000 थे, पुराने मत पढ़ो, अब नए लिख लिए तुमने क्योंकि इस साल से नए आ गए। कितने कितने हो गए? 1200, 2000, 3500। बेटा कोई शीतल है डॉक्टर ऑफ बलवान? अगर हैं तो एक बार ऑफिस में चले जाना। चलो बेटा अगला देखो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तुम जानते हो हरियाणा में किसान बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं यहाँ? खेती। अब किसानी करने वाले आदमी को इंटरनेट के साथ लिंक कर दिया, भाई उसका आधार कार्ड, उसकी फसल बीमा, क्योंकि फसलों में केवल नुकसान भी होता है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में क्या है, तुमने ध्यान दिया हर गांव में छोटे छोटे सेंटर्स खुल गए हैं लोगों की मदद के लिए। वहाँ आधार कार्ड की मदद, कोई योजना के बारे में जानकारी, ये सब मिलती है, चाहे वो खुलते ना हो, कहते तो हैं कि मिलती है। वहाँ पे जाके अब सुन लो बेटा, कोई भी जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, एकड़ का मतलब 1 किला, 5 किले, 10 किले, जाके अपना भैया मैंने 7 एकड़ ज़मीन में गेहूं लगा दिया, मेरे 2 एकड़ में कपास लगा हुआ है, या 1 एकड़ में मैंने बाजरा लगा दिया, इसका ब्यौरा चढ़वा दो। उससे क्या होगा, भगवान ना करे लेकिन कोई मिस हैपनिंग हो गई, जब फसल पककर तैयार हुई तो आग वाग नहीं लग जाती, खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में फिर आपका अगर ब्यौरा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत सारे फायदे सरकार की स्कीम्स के टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सरकार को पता रहेगा हमारे राज्य में कितनी एकड़ ज़मीन पर किस चीज़ की खेती की जा रही है, क्योंकि हर चीज़ का रेट वेट तय करना पड़ता है ना, तो ये पता तो हो लोग क्या बोल रहे हैं। अब मान लो धान बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, फिर सरकार समझ जाएगी कि पानी की खपत ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग कैश क्रॉप ज़्यादा लगा रहे हैं, गन्ना ज़्यादा लगा रहे हैं, तो मिलों पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। सारा ब्यौरा सरकार के पास चाहिए ना, सरकार का भी फायदा और किसान का भी फायदा, वही है ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, यानी खुद ही अपने बारे में ब्यौरा भर देना। पढ़ के देखो, इसके अंतर्गत किसान, अंडरलाइन कर लो, किसानों के लिए है ये। ऑनलाइन अपनी फसलों का सारा विवरण दर्ज करवा सकते हैं। बैठे बिठाए किसान को भी फायदा है, कल को कुछ मिस हैपनिंग हो गई खेती में तो सारा ब्यौरा अगर चढ़ा हुआ है तो वहाँ से जब फंड रिलीज होगा ना तो उसको जाके किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसका ऑनलाइन सारा सिस्टम लिखा हुआ है। तो किसान अपनी फसल का सारा विवरण दर्ज करवा सकते हैं और घर बैठे ही उसकी राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले जैसे पटवारी के आगे पीछे घूमना पड़ता था, अब ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई। पढ़ो, ये कार्य गांव में स्थित सामान्य सेवा केंद्र, अंडरलाइन कर लो, सेवा केंद्र। अभी मैंने बताया ना हर गांव में सेवा केंद्र के नाम पे खुला हुआ है, वहाँ कुछ लोग बैठते हैं 1-2, तो वो यही करते हैं, अटल सेवा केंद्र टाइप के, वो बैंकिंग से जुड़े काम कर देंगे, आपके फसल के काम कर देंगे, आपको योजनाओं की जानकारी दे देंगे। तो ये टिक कर लो, सेवा केंद्र। आगे बस अंडरलाइन करना, विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर द्वारा किया जाएगा। अब आ जाओ, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ये किसके लिए होगी? जो बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटा जनरल कास्ट के बच्चे की पढ़ाई की चिंता नहीं होती, ये हमेशा या तो ओबीसी की होगी या SC ST की, टिक कर लो। हाँ, इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक, ये सब लेवल पे नहीं है, स्कूली स्तर की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय। कौन अल्पसंख्यक? नहीं, अल्पसंख्यक SC नहीं है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, लिख लो यहाँ, फिर तुम वहाँ SC टिक कराओगे। लिखो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनके लिए है ये प्री मैट्रिक वाली।
SC ST की तो अलग है, उनकी तो अम्बेडकर के नाम पर है। तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को, प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी क्या हमने एक्सप्लेन कर रखी है? नहीं, माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन कर रखी है, लिख लो ये भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्णित। अल्पसंख्यक की परिभाषा हमारे संविधान में बिल्कुल नहीं लिखी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्णित। तो ये स्पेशल है माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी के 2 आर्टिकल तुम्हें याद है? 29 और 30, ऐसे ही हमने हरियाणा में चला रखी है ये। इसके बाद पढ़ लो, इस योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के माता पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना। तो स्कूल भेजना, भाई भेज दो स्कूल में, मुस्लिम्स को, सिख को, ये कहना। इसके लिए क्या चला दी? ये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यानी मैट्रिक से पहले की छात्रवृत्ति। ये SC ST के लिए नहीं है, माइनॉरिटी के लिए है। यहाँ इंग्लिश में माइनॉरिटी लिख लो, स्पेशल आ जाएंगी 4, वहां तुम्हें याद नहीं आएगी। माइनॉरिटी की है प्री मैट्रिक। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर भीमराव, अब बताओ किसकी है ये SC SC ST हरियाणा में है ही नहीं बेटा, टिक करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इसमें घर बनाने के पैसे देते होंगे SCs को, टिक करो। ये योजना SC अनुसूचित जाति, टपरीवास और विमुख जाति, बस पढ़ लो, कि लोगों को जो हरियाणा के हैं उनके मकानों की मरम्मत, अंडरलाइन कर लो, मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता। तो डॉक्टर अंबेडकर की सहायता हमेशा किसको जाएगी? SC को। अल्पसंख्यक वाली का क्या नाम कर दिया? हाँ, प्री मैट्रिक की SC ST नहीं आएंगे इसमें, SC आएंगे अंबेडकर। और अभी भी SC तुमने मकान नवीनीकरण देखा, ये माँ बाप को मिलेगी, ये बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखो, विधवा पेंशन। अब बेटा ये अक्टूबर 2024 से विधवा पेंशन 4,500 कर दी, लिख लो यहाँ। कोई पूछ रहा था विधुर, तो 4,500 ही विधुर को मिलेंगे बेटा, पर थोड़े बड़े होने चाहिए। 4,500 लिख लो, 4,500 अक्टूबर 2024 से। अब बढ़िए, पहले ये 1,600 और ऐसी हुआ करती, फिर 1,800, अब 4,500 है इस साल के अक्टूबर 2024 से, बढ़ गई है। पहले कभी एक टाइम पे 1,800, 1,600, 2,250 थी, अब कितनी है? 4,500। नई पूछेंगे, पुरानी नहीं पूछेंगे। चलो टिक करो। विधवाओं को, तुम्हारी बुक में पुरानी लिखी है, काट दो, नई बस याद कर लो। कितनी है नई? 4,500। 4,500 रुपए विधवा पेंशन योजना है हमारे हरियाणा में विधवाओं को। नेक्स्ट लाइन में टिक करना। अच्छा मुझे बताओ, ये क्या नौकरी पेशा औरत को मिलेगी? नहीं। अगर कोई प्राइवेट नौकरी करती हो महिला या सरकारी है तो उसे ये पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कमा रही है। ये उनके लिए जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती औरतें, उनके लिए ये टिक कर लो। विधवा महिलाएं जो किसी भी सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में हैं इस योजना की पात्र नहीं, यानी जो नौकरी पेशा औरत है उसको विधवा पेंशन नहीं मिलेगी, वो खुद कमा रही है तो, वरना ऐसे तो फिर दिक्कत हो बेटा, सबको बांटना मुश्किल है ना। जिसका कोई साधन नहीं है, कितने हजार रुपए दे रहे हैं? 4,500। इससे उसके बच्चे पल जाएंगे, उसको सामने हाथ नहीं, भाई रोटी खा लेंगे, इतना कर देंगे। नेक्स्ट है हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना। तुम सबको पता है कैशलेस चिकित्सा में क्या होता है? किसी भी बड़े अस्पताल में, मान लो मैक्स जैसे अस्पताल, जिनमें बेटा एक डॉक्टर से सिर्फ बात करने की फीस ही 2,000 रुपये है, 2,500 रुपये, सिर्फ बात करने की, इलाज नहीं कर रहे वो। इतने बड़े अस्पतालों में पता है क्या होता है? इनमें ना बेटा मशीनें बढ़िया होती हैं। जैसे सरकारी अस्पताल में क्या है, मशीन बहुत पुरानी पड़ी है, अब वो ट्रीटमेंट सही तब होगा ना जब पहले कारण पता चले कि दिक्कत क्या है। एक्सरे की मशीन में वहाँ एक्सरे साफ ही नहीं आएगा, डॉक्टर को पता ही नहीं शरीर में दिक्कत क्या है, ना वहाँ पे MRI कराने की मशीन ठीक होगी। इसका कारण है ये मशीनें अमूमन हम सेकंड हैंड खरीदते हैं विदेशों से, जो वहाँ फेंकने की कगार पे आती है ना, भाई किसी देश ने फेंकनी है वो, तो हम जैसे देश उनको खरीद लेते हैं। ब्रांड न्यू महंगी मशीनें बहुत महंगी पड़ती हैं बेटा, वो उतनी फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मशीन से देश नहीं चल सकता। हर अस्पताल में सोचो तुम MRI की मशीन लगानी पड़े, देखिए वो MRI की कितनी भारी भरकम सी मशीन, वो तो बेटा अब तो देश को फिर करोड़ों रुपए चाहिएंगे, अरबों रुपए, कहाँ से लाएं इतना पैसा? इतना पैसा है नहीं, और है लेकिन फिर वो इसमें गड़बड़ी में और इनमें खा जाते हैं ना लोग।
तो जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में आता है उसमें सस्ते में काम कर लेते हैं। अब जो बड़े अस्पताल हैं ये क्या करते हैं, ये लाते हैं बढ़िया मशीनें। तो यहाँ पे नई मशीन है जिससे इंसान की बीमारी सही पकड़ में आएगी, अच्छे टेस्ट करेंगे। सरकारी अस्पताल में तो पता चला किसी का टेस्ट था, यूरिन टेस्ट किसी का था, दूसरे आदमी के में रिपोर्ट में चढ़ा दिया। ऐसा करते हैं हमारे यहाँ नॉर्मल बात है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ना बेटा रिलायबल नहीं है। देखा नहीं कैसा व्यवहार है इन लोगों का, कुछ हो जाए तो कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं। डॉक्टर साहब का टाइम हो गया, कोई बिल्कुल मरने की कगार पे, तो भी वो कहेंगे मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, अगले की ड्यूटी है। एक्चुअली उनको सोचे तो वो भी इंसान है, वो पक जाते हैं पूरा दिन, इतनी लंबी लंबी लाइन। सोचो कोई डेंटिस्ट है सरकारी जिसको दांत ठीक करने हैं, अब सुबह जब वो वहाँ 9 बजे पहुंचेगा तो देखेगा कम से कम 100 मरीज खड़े हैं वो जो कभी ब्रश ही नहीं करते, और वो आ गए जी हमारे दांत में कीड़ा है, जी हमारी जाड़ में दर्द है, जी हमारे मुंह में। और क्या करे सुबह सुबह उठ के विमल खाने वाले टाइप के। तो वो बेचारा सुबह सुबह कितनों को देखे, वो भी परेशान है। एक्चुअली अगर हम देखें ना तो किसी को हम दोषी नहीं कह सकते बेटा। तुम्हें बैठा दें उसकी कुर्सी पे, तुम भी वैसा ही व्यवहार, तुम भी चिड़चिड़े हो जाओगे। तो क्या किया सरकार ने? सरकार ने कहा देखो भाई हम सबकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, हम कोलैबोरेशन कर लेंगे प्राइवेट अस्पतालों के साथ, तुम्हारे वहाँ पर कार्ड बन जाएंगे और तुम ऐसे अस्पतालों में जाके कैशलेस सुविधा के तहत कुछ पंजीकरण वगैरह कराना पड़ता है, उसमें फिर तुम्हें यहाँ जाके कोई पैसा नहीं देना, तुम्हारा वो कार्ड चल जाएगा। अच्छा अस्पताल को क्या फ़ायदा, वो इतनों को कैसे ट्रीट करे, ये मुफ्त में कंफर्म हो गया कि इतने मरीज तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, तो उतने का पैसा, मान लो इसके पास 100 मरीज पहुंचे सरकार का जो कार्ड लेके पहुंचे, तो ये जो MRI 10,000 का करता है, सरकार ने इससे पहले वो कर रखे भाई देख 10,000 हम देंगे नहीं, हम देंगे जितना का तुझे मिनिमम पड़ता है उससे थोड़ी सी ऊपर। मान लो इसको पड़ता है 4,000 का, हम नॉर्मल लोगों से 10,000 लेते हैं ये, तो सरकार कहेगी तुम्हें 4 का पड़ता है तो हम 4.5 दे देंगे। देखो तुम्हें बचत तो हो ही रही है, तुम्हारे 100 मरीज तो मुफ्त के रोज के बंद ही गए, तुम्हारे पास क्या पता 20 ही आते हो, हम तुम्हें 100 तो मुफ्त के दे रहे हैं। तो इसको दिखता है कि यार चलो बंधी बंधाई कमाई होगी, ठीक है, मेरा भाई इतना बड़ा भरा हुआ अस्पताल दिखेगा, ये दिखेगा कि हाँ बहुत लोग हैं, ये अपना फ़ायदा देखता है। लोगों को फ़ायदा है कि यार कैशलेस है, अब आराम से चले जाओ, अपना फ्री में वापस आ जाओ। और सरकार को दिखता है कि कुछ अगर इस तरह से बीमा के नाम पे लोग थोड़ा जमा कराएंगे, करोड़ों लोग, अगर मान लो इंडिया में 100 करोड़ लोग बीमा लेते हैं और सिर्फ 100 रुपये देते हैं, तो ये इमेजिन करो ये इतना रुपया सरकार के पास चला भी तो गया बेटा, है ना। अब सब तो बीमार नहीं होंगे ना, बहुत लोग, बीमा से पता है क्या फ़ायदा होता है, बीमा कंपनी को मुफ्त के रुपए भी तो मिलते हैं। तुमने अपनी बाइक का बीमा कराया, उस बाइक के बीमा को तुम सेफ फील करते हो कि मेरी बाइक में कुछ दिक्कत आई तो बीमा है मेरी बाइक का, भाई मुझे नई बाइक मिलेगी या जो भी होगा। लेकिन तुम ये देखो कितनी बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तुम बाइक का बीमा हर साल कराते हो, गाड़ी का बीमा हर साल कराते हो, और बीमा में तुम 2-4-5 हज़ार कुछ तो देते ही होगे ना, जितने भी हज़ार गए। सोचो करोड़ों लोग उतने रुपए इकट्ठे करके हर साल एक कंपनी को दे देते हैं, कंपनी वो सारा रुपया लेके शेयर मार्केट में जगह जगह बढ़िया जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ से उसको बढ़िया रिटर्न आते हैं। मान लो उन 1000-10,000 लोगों में से 10-20 की बाइक चोरी भी हो गई, नई भी देनी पड़ गई, तो क्या फ़र्क पड़ा बेटा, इतना रुपया इकट्ठा उसको मिल गया, उसने उससे कई गुना रुपया और ज़्यादा कमा लिया। तो बीमा कंपनी को फ़ायदा है, उसको इतना इकट्ठा रुपया मुफ्त में मिलता है बिना किसी शर्त के। आम आदमी को फ़ायदा, उसको सेफ लगता है कि पूरे साल मुझे चिंता नहीं है, बाइक चोरी हो, टूट फूट हो, कुछ भी दिक्कत हो, मेरे पीछे बीमा कंपनी है। तो कंपनी का भी फ़ायदा, आदमी का भी फ़ायदा, ऐसे चल रहा है ये सारा बिजनेस। ऐसे ही ये अस्पतालों का बिजनेस है। जैसे बहुत लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस में क्या करते हैं, एक परिवार में मान लो 4 लोग हैं भाई, ABCD, बाप बेटा माँ और उनकी बेटी, चारों का मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, साल के इन लोगों ने 20,000 रुपये जमा कराए, भाई 5-5 पर हेड मान लो, उस 5,000 में 20,000 गए इनके। इन्होंने ये बीमा लिया था सन 2001 में, अब आ गया 2025, तब ये बिल्कुल जवान ही है अभी ये बच्चे कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, ये माँ बाप 45 के 50 के, अब ये 25 साल से रुपए दे रहे हैं, कितने कितने हज़ार, 20-20 हज़ार, क्या पता इनको कोई बीमारी हुई ना हो। अब वो 20-20 हज़ार गुणा 25 साल कर दो, इतने रुपए इन्होंने एक कंपनी को दे दिए, कितने रुपए गए। अगर इनमें से कोई अगले साल बीमार हो भी गया और मान लो उसके 50-60 हज़ार या लाख 1.5 लाख लग भी गए, तो भी तो बेटा कंपनी को फायदा हुआ। रोज थोड़ी कोई बीमार होता है, वो तो कभी गलती में कोई बीमार हो जाता है। कंपनी को फायदा, इतने रुपए 25 सालों से आए जा रहे हैं, वो इनके रुपए को रख नहीं रही, वो इनके इस सारे अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और वो 25 साल से उस इन्वेस्टमेंट का पैसा खा रहे हैं, तो क्या हो गया, एक आधा बीमार हो गया तो उसको दे देंगे। और ऐसा एक परिवार नहीं कर रहा, ऐसे करोड़ों परिवार कर रहे हैं। तो इमेजिन करो कितने करोड़ों रुपए इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास आ रहे हैं। उनमें से 10, 20, 50, 100 लोग बीमार हो भी गए तो उनको कैशलेस करवा देंगे। लोग भी खुश हैं कि भाई हमने तो अच्छा वो बीमा ले रखा था, फलाना देखो इसके बच्चे को चोट लग गई, 10 लाख रुपए लग गए, वो तो अच्छा है हमारे पास बीमा था, 10 लाख बच गए। अब वो फायदा देखते हैं कि हमारे 10 लाख बच गए, और ठीक भी है, एकदम से 10 लाख कहाँ से लाते, 20-20 हज़ार जमा कराना आसान है। कंपनी को दिख रहा है यार इन्होंने मुझे 25 साल रुपया दिया, आज इनका बेटा बीमार हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है मैं 10 लाख रुपए दे दूं। कंपनी अपना फायदा देख रही है, परिवार अपना, दोनों का फायदा हो रहा है। इस तरह ना बेटा इकोनॉमी आगे बढ़ती है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, इंश्योरेंस सर्विस में आता है ना, इसमें सबका फायदा हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आम आदमी भी खुश है कि भाई मुझे डर नहीं है, मेरे पीछे मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। कंपनी खुश है कि हमें फ्री का करोड़ों रुपया हर महीने जनता दे देती है, और वो इन्वेस्ट करके मार्केट में कितने लोगों को काम भी मिल रहा है। तो ये सारा ना सिस्टम चल रहा है, और ये अच्छी बात है। जितने देश एडवांस्ड होंगे वो उतना मेडिकल इंश्योरेंस का या इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें सर्विस में आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी किस में आता है? तो जो देश जितने एडवांस्ड होते हैं वो सर्विस उतनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गरीब आदमी खेती के सेक्टर की तरफ भागता है, देश जितना आगे बढ़ेगा टर्शरी सेक्टर सर्विस क्लास की तरफ जाएगा। चलो पढ़ो। तो ये कह रहे हैं हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना, ये सुविधा राज्य के लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों, अंडरलाइन कर लो, वहाँ तो फ्री होता ही है सरकारी में, तो मेडिकल कॉलेजों और सरकार के पैनल पर 67 अस्पतालों को उपलब्ध होगी। ये नंबर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बढ़ जाता है, बताने का मतलब है कि ये मुफ्त में मिलेगी हर जगह। आगे पढ़ो। इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 लाख रुपए, इसको अंडरलाइन कर लो, 5 लाख रुपए, बस पढ़ो आगे, तक के बिलों का भुगतान करने से मुक्ति मिलेगी। यानी कितने तक का बिल नहीं आएगा? 5 लाख। किसी नॉर्मल परिवार में 5 लाख बहुत बड़ी बात होती है बेटा, एकदम से 5 लाख रुपए बच गए तो आदमी खुश है। इसके बाद पढ़ लो, इसके तहत मरीज को कोई हृदय में, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, कोई मस्तिष्क में दिक्कत, ब्रेन स्ट्रोक टाइप की चीज़ हो जाए, कोई रक्तस्राव, बिजली का झटका, कोमा, तीसरे चौथे स्तर के कैंसर और दुर्घटनाओं सहित 6 जानलेवा स्थितियों में कैशलेस सुविधा। कहने का मतलब है उसे पैसे जमा नहीं कराने, 5 लाख तक का उसका खर्चा सरकार दे देगी। तो अच्छी बात है ना, इतनी जिम्मेदारी सरकार निभाए। सेकेंड हाफ में आ जाओ। निशुल्क कोचिंग योजना, सरकार कहती है नीट और आईआईटी की कोचिंग हम मुफ्त दिलवाएंगे, पर बेटा पता है क्या होता है, ये जो नीट और आईआईटी जेई वाले सेंटर्स है ना, ये ले तो ले लेते हैं सरकार से, ये पैसे ले लेंगे। सरकार मुफ्त का मतलब सरकार देगी, और सरकार देगी मतलब तुम्हारे मेरे टैक्स के पैसे में से देगी। लेकिन रियलिटी ये है कि जो सरकार के किसी आदमी के खास जानकार होते हैं, वहाँ बहुत बार झूठे नाम चलते हैं बेटा, 100 नाम झूठे चलेंगे जो कभी जाएंगे ही नहीं बच्चे। उनका पैसा सरकार दे देगी उठा के, लो जी तुमने 100 बच्चे पढ़ाए, लो, उनका कागज़ चला गया जी हमने ये 100 बच्चों को कोचिंग दी है। रियलिटी में वो बच्चे हैं ही नहीं, नहीं उन्होंने कहीं कोचिंग ली, ये बस कागज़ों में है। हाँ, पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। पढ़ो। निःशुल्क कोचिंग योजना, इस योजना के तहत आईआईटी और नीट के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 1000 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। अब ढूंढने चलोगे तो इनमें कोई नहीं मिलेगा, और 1000 को, मान लो सरकार कहती है जी हमें एक बच्चे की कोचिंग पड़ी है, नीट जेई की कोचिंग महंगी होती है बेटा, मिनिमम भी 50,000 मान लो दिखाते हैं, तो ये सोचो ये जिस आदमी के सेंटर में दिखाया जी फलाना कोचिंग सेंटर में है, वो किसी जानकार का होगा, किसी बड़े आदमी का, तो ये गुणा करके तुम देख लो इतने रुपए का 1 साल का जुगाड़ हो गया। तो ऐसे करते हैं। रियलिटी में तुमने कभी सुना है सरकारी कोचिंग से पढ़े हुए 1000 बच्चे जेई या नीट या कर गए हों? अगर एक भी कर जाए तो सरकार पागल हो जाएगी, छापती फिर जाएगी कि हमने देखो ये बच्चा जेई में निकलवा दिया। ये कागजों में चलते हैं दबे हुए, बस ये पैसे का यहाँ से वहाँ लेन देन है और कुछ है नहीं। पढ़ो आगे। निःशुल्क कोचिंग योजना के चयनित शहर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, फरीदाबाद, नूंह और भिवानी। अगला है हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना। अब कन्या की शादी में पैसे देंगे, लेकिन वो कार्ड और वो कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी। पढ़ लो। इसका उद्देश्य श्रमिकों की बेटियों की शादी, तो टिक कर लो श्रमिकों की बेटी, बस पढ़ लो, धूमधाम से की जा सके, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके तहत राज्य सरकार 51,000 रुपये, रुपये टिक कर लो, रुपये पूछते हैं और नाम पूछते हैं, 51,000 रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा पशुधन बीमा योजना।
पशु भी एक धन है ना। जैसे खेती को तो तुमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में लिखवा दिया, जानवर बेटा कई बार देखा है ऐसी बीमारियां आती हैं मर जाते हैं। अभी लास्ट ईयर याद है हम वो लंपी गाय में नहीं आई थी लंपी, उनको पूरी बॉडी पे वैसे जैसे हमारे में माता आती है, और लगभग गाय मर गई थी, बहुत गाय मरी। तो ऐसे गाय या भैंस लाख लाख रुपए की हैं, ये एक भैंस 1 लाख 1.5 लाख की, मान लो बीमारी से मर गई तो ये कहा गया कि जानवरों का भी बीमा करवा दो। जानवरों के बीमा में 100 रुपये 200 रुपये जितना भी डिसाइड किया उतने रुपए जमा कराओ, फिर इतने साल तक के लिए तुम्हारा जानवर सेफ हो गया। अगर मर गया तो सरकार उसके बदले पैसा देगी। ऐसे तो हर अमीर आदमी 20 भैंसें बांध ले और बीमा करा दे, 2000 को खुद ही मार दे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बीमा सबके लिए है ही नहीं, ये उनके लिए जो गरीब आदमी पालते हैं, बेसिकली एससी। आपने देखा होगा एससी बहुत ज़्यादा भैंस पालते ही नहीं है बेटा, उनके पास फिर अगर भैंस पाल लें तो बांधने की जगह नहीं मिलती ना, चारे के लिए खेत नहीं है। एससी मैक्सिमम जितने हैं, अगर ये पीढ़ी थोड़ी ताकतवर बन गई पढ़ लिख कर तो ये ज़मीन खरीद पाती है। पुराने एससी के पास थोड़ी ना ज़मीनें हैं, गांव में कहाँ खेत हैं, किसी भी गांव में एससीज को खेत थोड़ी ना दिए गए। पुराना स्ट्रक्चर ऐसा था ही नहीं कि एससी को खेत दिए जाते। पहले बेटा ये कमाई ऐसे नहीं थी कि मेहनत से, पहले तो दबाव था, जिसका दबदबा उसकी ज़मीन। पहले थोड़ी लिखत पढ़त थी, तो एससी को तो हमेशा काम पे लगा के रखा गया, इनको ज़मीनों का मालिक कभी किसी ने बनने ही नहीं दिया। आज एससी लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर काबिल बन जाएं, पैसे इकट्ठे करें और अपने गांव में ही अपनी ज़मीन खरीद लें कहीं। ये तो पॉसिबल है कि कल को उनके पास प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो। अदरवाइज जो पुराना स्ट्रक्चर है हमारे गाँव का, किसी भी गाँव में देखो शेड्यूल कास्ट के पास पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, क्योंकि ज़मीनों के मालिक इनको बनने ही नहीं दिया गया। अब खरीद सकते हैं क्योंकि अब बोलबाला पैसे का है। किसी का बेटा अच्छी नौकरी पे लग गया, 10-20 लाख रुपए कमा के वो दे के अपने गांव में कहीं खरीद ले प्लॉट, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये स्पेशल उनके लिए है। पढ़ो, हरियाणा पशुधन बीमा योजना, उद्देश्य है गायों भैंसों ऊंटों के लिए 100 रुपये बीमा प्रीमियम पर 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। गाय भैंस और ऊंट, हमारे यहाँ ज़्यादा ऊंट नहीं पालते, ठीक है बाद में लाना। तो ये देखो बेटा, ये जो ऊंट है ना, ये सिरसा की बेल्ट के पास मिलते हैं, लिख लो यहाँ सिरसा। हाँ, जो किससे लगती बेल्ट है? राजस्थान से। हमारे यहाँ बहुत ऊंट है नहीं पूरे हरियाणा में। आगे पढ़ो, इस योजना में बीमा कंपनियां, पर अंडरलाइन कर लो, पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती हैं। और इस योजना का लाभ, इंपॉर्टेंट बात ये है अंडरलाइन करना, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोग, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये सबके लिए नहीं है, ये मेनली किसके लिए है? एससी। तो एससी जानवर पालते ही कहाँ हैं, इसका मतलब लाभ देने की जरूरत ज्यादा पड़ती ही नहीं। ये वाला बताओ, एससी के बच्चों को, एससी के पीछे घर के लिए कौन सी थी वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, घर की मरम्मत के लिए थी ना। जो माइनॉरिटी है इनके लिए क्या थी वो? प्री मैट्रिक योजना। चलो नेक्स्ट देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक आदमी थे बेटा, एसपीएम बोलते हैं इनको, एसपीएम श्यामा, बीजेपी के बड़े आदमी थे ये, उस जमाने में जनसंघ हुआ करता था तब के। टिक करो इसमें। इस योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल हरियाणा, अंडरलाइन कर लो, केवल हरियाणा, सिर्फ हरियाणा के लोगों को देंगे। मूल निवासी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं को अंडरलाइन कर लो। अगर किसी ने, हरियाणा के आदमी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले रखी है तो उसको हरियाणा सरकार ये पॉलिसी नहीं देगी। 2 में से एक लेनी है, या तो प्रधानमंत्री बीमा योजना ले लो या श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना, दोनों नहीं मिलेंगी। नहीं को अंडरलाइन कर लेना। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले ली तो फिर ये नहीं मिलेगी। कौन से वाली है? श्यामा प्रसाद दुर्घटना, या तो पीएम की ले लो या एसपीएम की। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, एसपीएम मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दोनों नहीं मिलेंगी। एसपीएम लोगे तो पीएम वाली नहीं मिलेगी, पीएम ले रखी है तो एसपीएम नहीं मिलेगी। अंडरलाइन करो, अगला पढ़ लो। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुर्घटना होने पर, अंडरलाइन करना, 1 लाख की राशि से अपना इलाज करवा पाएगा। तो 1 लाख रुपए तक की जो राशि है वो कौन सी स्कीम के तहत हरियाणा के लोगों को मिलेगी? एसपीएम। लेकिन किसको मिलेगी? जिसने पीएम सुरक्षा वाली योजना नहीं ले रखी। कोई बिहार से आके हरियाणा में रह रहा है तो क्या उसको एसपीएम मिलेगी? नहीं। मूल निवासी हरियाणा का, यानी वो यहीं के उसके बाप दादा हो और उसने पीएम वाली योजना ना ले रखी हो तो एसपीएम मिलेगी। नेक्स्ट पढ़ो, 1 लाख टिक कर लेना और नहीं वाला।
एक पॉइंट, अगला पॉइंट लास्ट टिक करना। लाभ 18 से 70 साल की आयु वर्ग के सभी लोग उठा सकते हैं। इसमें गरीब अमीर सब आएंगे, एससी सब आ जाएंगे। सभी हरियाणा के निवासी जिन्होंने कौन सा प्लान ना ले रखा हो। कितने लाख तक की राशि की बात कर रहे हैं? 1 लाख। तो पीएम वाली ले रखी है तो फिर नहीं आएगा। बाहर का आदमी आके बसा है तो नहीं मिलेगी। मूल निवासी हरियाणा के पीएम वाली सुरक्षा नहीं ले रखी। 1 लाख तक का इलाज सब पर है ये, एससी पर, ओबीसी पर, महिलाओं पर, दिव्यांग पर, सब पर लागू है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, महिला और बाल विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं। पहले टिक करो सखी योजना। तुमने देखा है कहीं कहीं पर सखी सेंटर होते हैं? अगर नहीं देखा, जैसे सोनीपत में मैं बता दूं, एटलस रोड पे मुड़ते ही एक पहले पुराना सांघी हॉस्पिटल था, उसके साइड में सखी सेंटर लिखा हुआ है बोर्ड पर। सखी सेंटर क्या है बेटा? महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को, कई बार ऐसी बदकिस्मत होती हैं कुछ लड़कियां कि अपना परिवार भी घटिया मिलता है, माँ बाप भी अच्छे नहीं मिले और फिर आगे ससुराल भी अच्छा नहीं मिला। ऐसा बहुत कॉमन है। ब्लेस्ड हो तुम अगर घर में अच्छा परिवार मिला, माँ बाप अच्छे मिले और आगे ससुराल भी अच्छा मिले। अगर ससुराल खराब हो तो घर वाले अच्छे हो तो कम से कम सपोर्ट रहता है। पर कईयों की बदकिस्मती होती है, ना घर वाले अच्छे ना ससुराल, फिर वो कहाँ जाए। और मान लो हस्बैंड अच्छा ना निकले, मारपीट करता हो, तो ऐसी लड़कियों के लिए एक सेंटर है जिसका नाम है वन स्टॉप सखी सेंटर। इसको वन स्टॉप लिखा है हर जगह। वन स्टॉप का मतलब एक जगह। ये सेंटर स्पेशल उनके लिए है जो अपने पिता से या अपने पति से प्रताड़ित हैं। वो यहाँ जाकर, यहाँ रहना नहीं होता, ये सिर्फ 3 दिन तक किसी भी महिला को रख सकता है। अब मान लो कोई अपनी जान बचा के भागे तो कहाँ जाए? एकदम से तो कहीं घर नहीं मिलता, ठिकाना नहीं मिलता। तो ये 3 दिन तक महिला यहाँ रह सकती है। अपने बच्चे भी अगर वो ले आई तो वो यहाँ रख लेंगे, खाना पीना 3 दिन का ये कर देंगे, एक छत हो गई। लेकिन बेटा जिंदगी भर का तो कोई नहीं करता ना। फिर 3 दिन में इनको, इन महिलाओं को यहाँ सलाहकार होते हैं जो सलाह देंगे कि भाई तुम मान लो कोई बिल्कुल ही अंगूठा छापे अनपढ़, अब क्या करे, वो नौकरी भी नहीं कर सकती, तो फिर ये सलाह दे देंगे कि हम तुम्हारा वहाँ पर एक भाई इस तरह से सेंटर, सिलाई सेंटर चलता है, कढ़ाई सेंटर चलता है, वहाँ से तुम्हें मदद करवा देंगे। जिंदगी भर का ठेका बेटा कोई नहीं उठा सकता। अपने बिना कमाए तो किसी का पूरा पड़ना नहीं, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कई बार आपको थोड़ी ताकत दे देता है। तो ये 3 दिन का सपोर्ट सिस्टम है। इन 3 दिनों में हो सकता है वो महिला कहीं और बाहर की हो तो अपने घर वालों को कांटेक्ट कर ले, बहन को, भाई को, कोई रिश्तेदार हो अच्छा जो मदद करने को तैयार हो। तो एक तरह से उसके छत है ये 3 दिन की, उसकी सेफ्टी है, ताकि वो ठंडे दिमाग से विचार कर सके कि मुझे अब क्या करना है। अगर वो चाहेगी तो यहाँ सलाहकार भी मिल जाते हैं जो उसके करियर को लेकर या उसके रिलेशनशिप को लेकर उसको सलाह दे सकते हैं। तो वन स्टॉप सखी सेंटर है ये पीड़ित महिलाओं के लिए। देखो सखी सेंटर ये इंपॉर्टेंट है, ये महिलाओं के लिए है स्पेशल। हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्रालय, बताओ अभी नई मंत्री कौन बनी हरियाणा की बाल विकास मंत्री? महिला, श्रुति चौधरी, बंसीलाल की पोती है ना, लिख लो यहाँ श्रुति चौधरी। हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री नई बनी है श्रुति चौधरी। चौधरी बंसीलाल जी की पोती हैं। ये बंसीलाल जी सीएम रहे थे हरियाणा के, तो बड़ी बात है, सीएम की पोती हैं। जैसे ये बैकग्राउंड बना बनाया मिल जाता है ना बेटा। अब जिसके दादा हरियाणा के निर्माता थे उसके लिए कैबिनेट में, मिनिस्ट्री में जगह बनाना बड़ी बात थोड़ी ना है, बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था। तो बंसीलाल की पोती। महिला और बाल विकास मंत्रालय, आगे पढ़ो, द्वारा महिलाओं को सुरक्षा और सहायता देने किसी भी प्रकार की पीड़ित महिला, अंडरलाइन करो पीड़ित महिला, एक तो मंत्रालय पूछेंगे, एक प्रोजेक्ट का नाम, योजना का नाम, और एक कौन सा वर्ग, पीड़ित महिला, आगे पढ़ लो, को राहत देने हेतु इसकी शुरुआत जून 2017 में, 17 टिक कर लो, 17 से ये सेंटर चल रहे हैं, वन स्टॉप सखी सेंटर पीड़ित महिला के लिए। लेकिन ये हमेशा नहीं रखेंगे, सिर्फ ये 3 दिन रखते हैं, उसके बाद फिर अपना देखो कहाँ जाना है, क्या करना है। अंडरलाइन कर लो, योजना पति और पिता से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। 1 मिनट, नई वाली बुक में शायद एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है ना कुछ, हाँ 1 मिनट, नई वाली बुक में 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा भी थी। मैं वो पुराने वाली जो किताब हो ना बेटा, वो लोग लिख लेना। पहले ये सखी कर लो, फिर पढ़ा देती हूँ। सखी को अंडरलाइन कर लो, पिता और पति से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान, ठीक है। श्रुति चौधरी ने क्या किया, पहले ये कांग्रेस में थी बेटा, इन्होंने पार्टी बदली और पार्टी बदलने का फायदा मिला, कौन सी मंत्री बन गई, महिला और बाल विकास। कांग्रेस में रही, बंसीलाल जी कांग्रेस के तो आदमी थे, बंसीलाल राइट हैंड थे एक जमाने में इंदिरा गांधी का। बंसीलाल जी के टाइम में हरियाणा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला देश का पहला स्टेट बना था। इंदिरा गांधी के मतलब ये लगा लो राइट हैंड की तरह काम किया।
आज उनकी पोती, जिसने देखा मेरे दादा ने कांग्रेस के लिए काम किया, उसने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए अपना जीवन लगा दिया लगभग, उनकी पोती ने अब जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली और फायदा उठाया, आज कैबिनेट मिनिस्टर है हरियाणा की। तो ऐसे होता है बेटा, दल बदल कर लेना, लेकिन दल बदल उन्होंने इलेक्शन से पहले कर लिया। तो आईएनसी में थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, अब बीजेपी की बन के जीत के और आज मंत्री के पद पर बैठी हैं, कैबिनेट मंत्री। चलो, इसके बाद ये जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये पुरानी बुक्स में नहीं है, नई में है। देखो, महिला बाल विकास में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना मिल गया। नाम से पहचानो, पुरानी में नहीं है क्योंकि चला ही अभी है ये। प्रधानमंत्री क्या है नाम? मातृत्व वंदना योजना। इसको समझ लो, बाद में अपने आप लिख लेना। जिनके पास ना लिखे हो लिख जरूर लेना, नई स्कीम्स आती हैं, बोर्ड पर देखो। पीएम का मतलब कि फंड आएगा बाहर से, पीएम कोष से मिलेगा। और मातृत्व वंदना यानी ये माँ के लिए है। और माँ जो महिला है, गर्भवती महिला जो अभी मातृत्व की तरफ चल रही हैं, उनके लिए बेसिकली ये है, उन लोगों को अच्छी डाइट मिले, अच्छा खाना मिले। इसके लिए अब घर में ना हो खाने को तो क्या करें, फिर इसके लिए कुछ उनको पैसे दे दिए जाते हैं ताकि वो अपना खाने पीने का, बेसिक चीज़ों की ज़रूरतों का ध्यान रख सकें। तो ये मातृत्व वंदना योजना ये प्रधानमंत्री ने चलाई, मोदी जी के समय में चली है। ये अंडरलाइन कर लो, नई किताब वाले, पुराने वाले लिख लेना बाद में। देखो इसमें क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पहला इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो ये पहली बार चली है या पहले भी थी? बस पहले कांग्रेस के राज में थी, नाम क्या था? इंदिरा गांधी। अब पीएम ने कर दिया प्रधानमंत्री का नाम, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुरूप, यानी जिसमें सबको खाना मिले, उस योजना की तरह 1 जनवरी 17 से राज्य के सभी जिलों में, अंडरलाइन कर लो, 17 से राज्य के सभी जिलों में, कुछ नहीं किया बेटा, नाम बदल दिया। पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी, अब इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट टिक करना, इस योजना के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इंक्लूड हैं? गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के बीच यानी माओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और पोषण में सुधार के लिए माताओं को 5,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में, अंडरलाइन कर लो, 5,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाएंगे। जैसे एक बार 2,000 दे देंगे, फिर 1,500, फिर 1,500, एक साथ 5,000 देंगे तो उनके बहुतों के पति जो नशेड़ी होते हैं छीन के ले जाते हैं बेटा पैसे, तो इनको 3 किश्तों में देंगे कि अपने खाने पीने का ध्यान रखो। ये सिर्फ गर्भवती महिलाओं को या जो फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए है, ताकि उनके बच्चों को पोषण मिल सके। कितने रुपए देंगे? 5,000, 3 किश्तों में देंगे। आगे पढ़ना, भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2022 के से इसमें विस्तार किया गया और वर्ष 2022 से इस योजना का लाभ, अंडरलाइन करो, गर्भवती महिलाओं के पहले 2 जीवित बच्चों पर दिया जाता है। अब कोई 5 बच्चे पैदा करके 5-5 हज़ार रुपये मांगने लगे तो फिर सरकार हमारे बस की नहीं है, 2 बच्चों पर हम रुपए देंगे तुम्हें, ये टिक कर लो। बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो, और जीवित बच्चों पर मिलेगा, जो मर आ गए उनके पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो सरकार चाहती है जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े, तो सिर्फ कितने बच्चों का देगी? 2। ऐसे बेटा सब जगह है, ये सिर्फ गरीबों के लिए मत समझो। एक चीज़ हमारे देश में मैटरनिटी लीव होती है जो माँओं को मिलती है, मैटरनिटी लीव, ये 6 महीने की मिलती है। हर सरकारी संस्था में काम करने वाली महिला को बच्चे के जन्म से चाहे तो वो पहले भी ले सकती है, 2 महीने पहले ले ले, 4 महीने बाद में, उसकी मर्जी। मैटरनिटी लीव एक तरह का हक है किसी भी महिला का, प्राइवेट में नहीं, वो तो निकाल देंगे, सरकारी में। सरकारी संस्थान में कोई भी टीचर है, डॉक्टर है, क्लर्क है, बैंक में है, रेलवे में, कहीं भी काम करती हो, पुलिस में, 6 महीने की छुट्टी उसका हक है। ये 6 महीने की छुट्टी विद सैलरी मिलेगी, उसके अकाउंट में पैसे एज इट इज आएंगे। बस एक छोटा सा अमाउंट कटता है ट्रांसपोर्टेशन का, टीए नहीं मिलता, ट्रेवलिंग अलाउंस, क्योंकि उस टाइम वो ट्रेवल नहीं कर रही, दफ्तर नहीं आ रही, ट्रेवलिंग अलाउंस बेटा 2-4 हज़ार। अगर किसी की तनख्वाह मान लो 50,000 रुपये महिला की, तो उसको 47,000 के आसपास अकाउंट में 6 महीने तक आते रहेंगे अपने आप, उसे कहीं नहीं जाना, आराम से घर बैठिए तब भी आ रहे हैं। सरकारी नौकरी के असली फायदे यहीं दिखते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी पैसे आ ही रहे हैं। ये जो है ना बेटा, ये मैटरनिटी लीव है,
तो मैटरनिटी लीव मिलेगी ही मिलेगी। अब कोई 5-4 बच्चे पैदा करेगा तो नहीं मिलेगी, 2 बच्चों पर है, 2 बच्चे पर नहीं, ऐसा मैटरनिटी हर पे मिलेगी, बेटा हो बेटी हो। मैटरनिटी लीव में लिंग फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी हो, 2 बच्चों पर ये मिलेगी ही मिलेगी। तीसरे बच्चे के टाइम मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, वही बता रहे हैं ये टिक कर लो। 2 जीवित बच्चों पर दिया जाता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। ये तो वंदना वाली बात कर रहे हैं। पहले बच्चे के मामले में 5,000 की राशि 2 किश्तों में, और दूसरे बच्चे के लिए 1 किश्त में जन्म के बाद 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा, दूसरे बच्चे के टाइम पर कितने हज़ार रुपये हैं? 6,000 1 किश्त में। पहली बार में पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये। कहने का ये मतलब है सरकार गरीब, ये सबको नहीं मिलते बेटा, ये मेनली गरीबों के लिए हैं, जो बीपीएल टाइप के परिवार है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए। अब यहाँ कोई अंबानी के घर से जाए कि 6,000 रुपये दो 5,000, तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल किसी को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताओ कहाँ लॉन्च किया था? पानीपत में। और अब अगर देखें तो ये उतना क्रेज नहीं रहा, एक टाइम पे बड़ा क्रेज था इस चीज़ का। अंडरलाइन कर लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहला पॉइंट, देश में लिंग अनुपात में समानता लाने के लिए, अंडरलाइन करो, मेल फीमेल को बराबर करने के लिए। क्या गिरता जा रहा है? टिफिन? अच्छा चलो आगे देखो बेटा, लंच बॉक्स को बैग में रख लो ना, अभी सुबह से पहले निकाल के रख लिया। आज खा भी गए? वैसे तो सुबह ना खाना खा पी के आया करो बेटा, इतनी ठंड में जैसे तुम ठंडा खाना बाद में खाओगे, तो उससे बढ़िया अपना सुबह जब घर से निकलो तो 2 रोटी, गरम रोटी, अगर माँ सुबह ही बना रही है तो बेस्ट है वहीं खा के आ जाओ, उससे पेट भरा रहेगा। फिर तो फिर हर क्लास के बीच में तुम्हें लगेगा टीचर थोड़ी लेट आए तो ही खाया जाए। चलो पढ़ लो बेटा। सखी योजना हो गया, बेटी बचाओ। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, लिंग अनुपात में समानता, बेटियों की सुरक्षा, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, इसके टारगेट हैं ये। योजना की शुरुआत टिक करना, नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत जिले में 22 जनवरी 2015। इसी अगले पॉइंट में टिक करना, इस योजना के अवसर पर ही दूसरी पॉइंट शुरू कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, बेटियों के लिए खाते खुले थे, भी शुरू की गई, जिससे कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं को फाइनेंशियल सहायता मिल सके। सारा खेल पैसे का ही तो है बेटा। तो लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सुकन्या समृद्धि कन्या खाता योजना। नेक्स्ट टिक करना, इस योजना को हरियाणा में राज्य के महिला और बाल विकास मंत्रालय, मंत्री कौन है हमारी? श्रुति चौधरी बन गई है। नेक्स्ट टिक करो, इस योजना का राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अब नई बदलती रही है, एक टाइम पे शुरू में हमने अलग बनाई, अब ये सबसे नई अंडरलाइन कर लो, पुरानी किताब में शायद ना दियो, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ये दोनों छोटी छोटी बहनें हैं बेटा, शतरंज खेलती हैं, लिख लो, शतरंज खिलाड़ी, और गुड़गांव की हैं, ये दोनों यंग लड़कियां, इन्हें हमने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया शतरंज खेलती हैं, चेस प्लेयर हैं दोनों बहनें, गुड़गांव की। एक टाइम पर परिणीति चोपड़ा थी, अलग अलग बनती रही है। अब जो है फिलहाल में वो कौन है? 2 सगी बहनें, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये कौन कह रहा है? ये हरियाणा का सीएम कह रहा था कि आपकी बेटी हमारी बेटी, बेसिकली पैसे थे इसमें। ये टिक कर लो। इस योजना की शुरुआत खट्टर द्वारा 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर की गई। नेक्स्ट टिक करना, मुख्य उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना। ये कन्या भ्रूण हत्या पर इतना काम हमने क्यों किया 2015 में? क्योंकि 2011 के जनगणना में हम सबसे पीछे थे, 1000 के मुकाबले 879। तो ये इसका उत्तर था, ये इसका उत्तर था भाई, 11 से 15 4 ही साल बाद ना, कि आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब एक तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं हम कि हम भी लड़कियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हम पैसे की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, सेफ्टी की बात कर रहे हैं। ये टिक कर लो, आपकी बेटी हमारी बेटी में लड़कियों को, तो कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, शिशु दर को बढ़ाना और राज्य में लड़कियों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत अंडरलाइन करना, गरीबी रेखा से नीचे, इसमें अमीरों को इंक्लूड नहीं करते, गरीबी रेखा से नीचे। नेक्स्ट लाइन, परिवारों
और एससी के परिवारों में 22 जनवरी 2015 को, ये सब इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, या इसके बाद जन्म लेने वाली लड़की के नाम पर 21,000 की राशि बैंक में जमा की जा रही है। ये राशि कन्या के बालिग होने पर उसकी शिक्षा या विवाह के उपयोग में लाई जा सकती है। हरियाणा सरकार द्वारा, अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी बेटी के जन्म पर भी ये लाभ देने का प्रावधान किया गया। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, अगर किसी के घर में एक बेटा है पहले और उसकी तीसरी बेटी हो जाती है, मतलब तीसरा बच्चा बेटी के रूप में हो, या 3 बेटियां, तो भी हरियाणा, वैसे पूरा देश कहता है हम दूसरी बेटी के बाद नहीं ये सुविधा देंगे, हरियाणा तीसरी बेटी के जन्म पर भी ये सुविधा देने को तैयार है। कौन सी? आपकी बेटी हमारी बेटी। बेटी के जन्म पर कितने रुपए जमा कराने की बात कर रहे हैं? 21,000। फिर ये कितने, जब वो 18 साल की होगी ना, तो या तो शादी या तो पढ़ाई के लिए लगभग 1 लाख की रकम उसकी सरकार ने जमा कर दी। तो उसके बाद वो पैसे वो लड़की निकलवा सकती है, या तो उसकी पढ़ाई में लगाने हैं या तो उसकी शादी में। एक तरह से सरकार ने सपोर्ट दे दिया कि तुम्हारी अगर बेटी हो तो चिंता मत करो, 1 लाख रुपए जब ये 18 की होगी तो हम सरकार की तरफ से दे देंगे। इकट्ठे नहीं देंगे, पहले इसके तहत तुम्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब उसका खाता खुलेगा, फिर उसमें रुपए आएंगे, फिर वो बढ़ते 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 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। आगे पढ़ लो, ये लाभ देने का प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट बात थी तीसरी बेटी वाली। इस योजना का क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय, फिर वही श्रुति चौधरी का डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है हरियाणा कन्या कोष। कन्या कोष ये भी लड़कियों के लिए है। स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा 8 मार्च 2015 को। 8 मार्च क्या था? महिला दिवस। 15 में हम लड़कियों के लिए इतने काम क्यों कर रहे हैं? अब तो नहीं कर रहे 24 में 25 में। कारण तब ये 11 वाली जनगणना नई नई थी, हमारे राज्य की नई नई बेइज्जती हुई थी, सब हंसते थे, तो हमने कहा हम कुछ काम करेंगे, इसलिए हमने नए नए काम भी किए। देखो आगे 2015 को की गई। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सरकार राशि किससे जुटाएगी? लोगों से? नहीं 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 नहीं, तुम लोगों से। तुमसे किससे? जो माँ बाप, तुम लोगों से टैक्स नहीं, वैसे नहीं बेटा। ये कह रहे हैं हम एक तरह से अकाउंट खोलेंगे, जिन जिन की बेटियां अपने पैसे जमा करा दो, बाद में जब तुम्हारी बेटी 18 साल की होगी तो हम इतने % ब्याज पे तुम्हें रकम वापस करेंगे। मैंने भी बीमा समझाया ना, ऐसे बीमा की तरह मान लो। तो 100 करोड़ रुपए हरियाणा की ही जनता देगी जिनके घर बेटियां हैं। वो अपना सोचेंगे यार कल को हमें कुछ हो जाए तो हमारी बच्ची के नाम इतने रुपए तो होने ही चाहिए, तो वो अपनी बच्ची के नाम के खाते खुलवाएंगे। 18 साल तक वो कभी पैसे नहीं मांगेंगे। उन 18 साल में हरियाणा सरकार करोड़ों रुपए लोगों से लेके उनको कहीं कहीं लगा के उनसे पैसा कमा के फिर उनको वापस कर देगी। ये था बेटा, तो ये टिक कर लो, 100 करोड़ की राशि जुटाने का लक्ष्य। ये कोष राज्य की लड़कियों और महिलाओं के विकास और उन्नति के लिए गठित किया गया। इस कोष का उद्देश्य, अंडरलाइन करना, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां लड़कियों को विकास और सशक्तिकरण के समान अवसर प्राप्त हों। इसका उपयोग आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये आपकी बेटी हमारी बेटी में कहने रहे थे हम 21 बता रहे थे ना बेटी पर, तो ये 21,000, ये 100 करोड़ रुपए ऐसे ही तो कलेक्ट करेंगे बेटा। एक तरह से बीमा है ये, जिसमें पेरेंट्स भी फ्री हो गए और सरकार भी फ्री हो गई। सरकार भी कह रही है लो लाख रुपए ले लो, लिए तो जनता से ही है ना पहले। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। ये आज की लास्ट पढ़ लेते हैं। ये भी सेम वही मोदी जी जिस दिन आए थे 22 जनवरी 2015, 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करके गए मोदी जी। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक सुकन्या समृद्धि। फिर 2.8 मार्च के हैं, एक आपकी बेटी हमारी बेटी और एक हरियाणा कन्या कोष। तो ये 2 मनोहर लाल खट्टर के हैं और वो जो मोदी के हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी और सुकन्या, नहीं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों एक ही स्टेज पर मोदी जी ने लॉन्च किए। फिर 2 प्रोजेक्ट 8 मार्च को लॉन्च किए हमारे सीएम ने उस टाइम पर, खट्टर ने। उसमें क्या कहा? आपकी बेटी हमारी बेटी और हरियाणा कन्या कोष, जिसमें 100 करोड़ की राशि का प्रावधान था। ये टिक करो, सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी 15। उद्देश्य लिंग असंतुलन और भेदभाव के प्रति सकारात्मकता बनाना। सकारात्मकता गलत लिख दिया, भेदभाव के प्रति थोड़ी ना बनानी है, भेदभाव के खिलाफ बनानी है कि भेदभाव ना करें। ये योजना, हाँ खिलाफ, अभिभावकों को बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए, अंडरलाइन कर लो, बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत लड़की के जन्म होने से 10 साल की उम्र तक एक खाता खुलवाया जा सकता है अपनी बेटी के नाम, जिनकी बेटी 10 साल तक की हो।
जिसके अंतर्गत न्यूनतम राशि 250 रुपये हर महीने माँ बाप जोड़ें। तुमने देखा है अधिकतर गरीब लोग ऐसा करते हैं, बेटी हो गई तो 100 रुपये 200 रुपये महीने के, क्योंकि उतना सोचते हैं इतना तो हम मर कट के भी कर ही देंगे, कल को जब बड़ी होगी तो इतने रुपए एकदम से मिल जाएंगे, वैसे नहीं इकट्ठे होंगे। तो वही कह रहे हैं वो 250 रुपये प्रति माह और अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। अब सोचो 1.5 लाख प्रति माह हो तो अमीर सब इसमें घुसा देंगे, लो अपनी बेटी के नाम पे टैक्स भी नहीं लगेगा, इसमें डाल दो पैसे। तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं करना, कम से कम कितने रुपए जमा कराओ, 250, और ज़्यादा से ज़्यादा साल के 1.5 लाख। तो 10 साल की जिसकी बेटी 10 साल तक की हैं उनके लिए है ये, फिर जब वो बड़ी होगी तो पैसे या तो शादी में या पढ़ाई में काम आ जाएंगे। ठीक कर लो। जमा की गई राशि पर 8.1% की दर से ब्याज दिया जाता है, तो रुपए बढ़ते जाएंगे ना। अब लेकिन ये रुपए बढ़ेंगे, जो माँ बाप है उनको लगता है बढ़ रहे हैं हर महीने हर साल 8% पर। सरकार क्या करेगी, इस पैसे को किसी प्रोजेक्ट में लगा देगी, वहां से अपना पैसा निकालेगी फिर इनको देगी। नेक्स्ट पढ़ो, एक पॉइंट छोड़ के। इस खाते में अभिभावक अधिकतम 15 सालों तक ही पैसा जमा कर सकते हैं। कितने साल तक पैसा जमा कर सकते हैं? 15 साल, और हर साल मैक्सिमम कितने? 1.5 लाख, महीने के 250। तो 15 साल से ज्यादा इसमें पैसे जमा नहीं कराने। नेक्स्ट कर लो। खाता धारक अपरिपक्व राशि का 50% भाग कन्या के 18 साल के होने पर उसके विवाह या उच्च शिक्षा के लिए कुछ निर्धारित शर्तों पर निकाल सकते हैं। यानी अपनी बेटी जब 18 साल की हुई है तो उसकी पढ़ाई के लिए या उसकी शादी के लिए पेरेंट्स निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी जो बच गए इनको कल पढ़ेंगे। अच्छा क्या बेटा, जब वो 21 साल की हो तब निकलवा लो, मतलब पहली राशि निकलवा सकते हो जैसे ही 18 की हुई, उसके बाद फिर 21 में, फिर तो बाद में सारे निकलवा लो, फिर दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे बीच में बेटा ये अपना एक स्टूडेंट है, कौन सी ब्रांच